हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं भारत के भूगोल का। तो देखिए, भारत के भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु। देखिए, इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप एग्जाम देते हैं अगर उसमें ये सिलेबस है तो आपके मेंस पर्पस से भी काम आएगा और प्रीलिम्स से बेस्ड भी काम आएगा। और यह जो आज हम अध्ययन करने वाले हैं ये जो है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल देखेंगे इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से सारी चीज़ बताऊंगा मैं। एसएससी में, ग्रुप डी में की बात करें हम, चाहे आप विभिन्न स्टेट की होने वाली पीसीएस एग्ज़ाम की बात करें या स्टेट में जो भी एग्ज़ाम आयोजित होती है, जो परीक्षाएं ली जाती हैं उसकी भी बात करें तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। मेंस पर्पस प्रीलिम्स बेस्ट रहेगा, कैसे लिखना है, हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम का मेंस का जब हम तैयारी करते हैं तो एक्चुअल में वो उसका प्रीलिम्स का अपने आप तैयारी हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु में। सबसे पहले देखेंगे भारत की जलवायु। देखने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो है मौसम और जलवायु क्या है। सबसे पहले हम देखें कि मौसम क्या है। पहला हम देखेंगे मौसम और दूसरा देखेंगे जलवायु। तो देखिए, ये दो चीजें हैं, इसको पहले हम समझ लेते हैं सामान्य भाषा में। आप सभी को पता भी होगा, फिर भी एक बार देखते हैं हम कि मौसम हम किसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी स्थान का, कोई भी जगह या स्थान का अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं क्या होती हैं? अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं मतलब कुछ समय के लिए जो दशाएं होती हैं। अब ये वायुमंडलीय दशाएं कौन कौन सा है? तो ये है वायुदाब, तापमान, आर्द्रता, बादल और पवने। ये क्या है? वायुमंडलीय दशा है। ये ना है पवन है, वायुमंडलीय दशा है। ये सब क्या है? वायुमंडलीय दशा है। ये जितने चीज है, यही चीज आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये सामान्य चीजें हैं। भारत की जलवायु को पढ़ने से पहले हम मौसम देख लेते हैं कि चलो मौसम क्या है। तो किसी भी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं, मतलब ये क्या है? अल्पकालीन है। क्या है ये? अल्पकालीन। मतलब देखिए, अल्पकाल मतलब होता है कुछ समय के लिए। जैसे मौसम होता क्या है? एक दिन में कई बार बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह मौसम अलग रहा, दोपहर को अलग हो जाएगा, शाम को अलग हो जाएगा, इस तरह से अलग अलग। तो ये क्या है? मौसम जो है एक दिन में कई बार बदल सकते हैं, कई बार परिवर्तन हो सकता है। ये मौसम है। देखिए, अल्पकाल में परिवर्तन हो गया। ठीक इसी प्रकार से दीर्घकालीन, अब मान लीजिए जलवायु के बारे में हम देखें तो किसी भी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं, मतलब यही चीज वायुमंडलीय दशा, मतलब ये सब जो बताया हूं, वायु दाब, तापमान, आर्द्रता, बादल, पवन, ये है वायुमंडलीय दशाएं। ये जो है दीर्घकाल के लिए जब बना रहता है तो ये कहलाता है दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं। अब चलिए देखते हैं, दीर्घकालीन मतलब लगभग हम औसतन ले सकते हैं 30 वर्ष से अधिक। कितना? 30 वर्ष या 31 वर्ष से अधिक का जो है क्या है? वायुमंडलीय दशाएं। तो ये कहलाता है, मतलब दीर्घकालीन जो होता है वो कहलाता है जलवायु। अब इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, मान लीजिए मौसम की हम बात करें तो अपने भारत में ले लीजिए, इंडिया की बात करें तो मौसम की जो विविधता है वो अपने देश को एक क्या करती है? विशिष्टता प्रदान करती है। आप सभी जानते हैं कि भारत में प्रमुख रूप से सर्दी, गर्मी और बरसात, ये 3 ऋतुएं पाई जाती है। सर्दी, गर्मी और हम देखें तो क्या क्या? बरसात। ये प्रमुख रूप से पाया जाता है, जिसमें बरसात की प्रमुख भूमिका है। आप सभी जानते हैं कि चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है तो किस पर डिपेंड करेगा? भाई बरसात जो मानसूनी हवाएं हैं, जिससे वर्षा होगी तभी हमारे देश का अर्थव्यवस्था उन्नत अवस्था में होगा। मतलब कृषि प्रधान है तो ये बरसात में प्रमुख भूमिका होता है इसका। अगर हम देखें, चलिए इंडिया की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम देखते हैं इंडिया लेवल पर जाके देखते हैं कि कैसे वर्षा होती है। अगर हम देखें यहां पर, अगर हम इंडिया की बात करें, यहां से देखिए आप, तो ये इंडिया की अगर बात करें तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, आप समझते हैं। ये अरब सागर है। ये क्या है? अरब सागर है। और ये जो है क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो भारत में वर्षा जो है कहाँ?
अरब सागरी शाखाओं से और बंगाल की खाड़ी शाखाओं से वर्षा होती है। आगे हम लोग देखेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूं चूंकि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं से भारत में वर्षा होती है। इस स्थिति में आप देखेंगे तो यहाँ पूरा हिमालय है, इस स्थिति में देखेंगे तो पूरा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला कहते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, तो ये जो है मानसूनी पवनों को रोकती है। आगे हम लोग देखेंगे जब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए किसी भी स्थान का औसत तापमान आपको अगर निकालना है, देखिए ये भी आप सामान्य बातें हैं, जैसे एक दिन का औसत तापमान निकालना है। कितने दिन का? एक दिन का। अगर कोई कह दे औसत तापमान कैसे ज्ञात करते हैं, या क्वेश्चन पूछा जाए कि एक दिन का जो औसत तापमान है ये कैसे निकाला जाता है, तो एक दिन का जो औसत तापमान है दोस्तों, ये जो है आप क्या करेंगे, एक दिन का अधिकतम, क्या करेंगे हम, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम प्लस न्यूनतम तापमान दोनों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो एक दिन का औसत तापमान आ जाएगा। मतलब एक दिन में कितना अधिकतम तापमान हुआ और कितना न्यूनतम तापमान हुआ, दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ के 2 से भाग देंगे, एक दिन का औसत तापमान निकल जाएगा। अगर मान लीजिए एक माह का निकालना है आपको, कितने का निकालना है, एक माह का निकालना है, तो एक माह का निकालने के लिए कैसे करेंगे, पूरे माह का औसत तापमान, पूरे माह का औसत तापमान को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, जितने दिन का महीना है, जैसे 30 दिन का महीना है तो 30 से भाग देंगे, या 31 दिन का महीना है तो 31 से भाग देकर के पूरे एक माह का औसत तापमान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वार्षिक तापमान ज्ञात करना है या साल भर का तापमान ज्ञात करना है, तो वार्षिक तापमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पूरे वर्ष भर का औसत तापमान को जोड़ लेंगे, पूरे वर्ष भर का क्या औसत तापमान को जोड़ करके 12 माह से भाग देंगे तो एक वर्ष का निकल जाएगा। अगर आपको 20 वर्ष का निकालना है, 31 वर्ष का निकालना है, तो 31 वर्ष के पूरे औसत तापमान को जोड़ेंगे और जोड़ करके उससे भाग देंगे तो उतने दिन का निकल जाएगा। तो इस तरह से तापमान भी निकाला जा सकता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है इतना। ये तो रहा सामान्य बातें। अब देखते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभी तो हमने देखा भारत की जलवायु, अब देखते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करता है। वाले कारक, देखिए यही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। अब यहीं से आपको देखना है, शुरू से अंत तक जरूर देखें आप लोग, इसीलिए मैं कहता हूं कोई भी चीजें जब शुरू से अंतिम तक देखते हैं तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर मेंस में भी आपको पूछ दिया गया कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। पहला, चलिए देखते हैं कौन कौन सा कारक है। पहला देखते हैं अक्षांशीय स्थिति। पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति। दूसरा कारक है आपका समुद्र तट से दूरी। तीसरा है आपका धरातल से ऊंचाई। आपका चौथा कारक है वायुदाब। पांचवा कारक है आपका हिमालय पर्वत की स्थिति। छठवां है मानवीय कारक। तो ये तो आप सभी जानते हैं, मानवीय कारक में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। मानवीय कारक, अब चलिए देखते हैं पहला अक्षांशीय स्थिति। ये इंपॉर्टेंट है, जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक जो है सबसे पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति। ये कैसा है, तो देखिए देखते हैं हम लोग अक्षांशीय स्थिति में कौन सा कारक है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्षांशीय स्थिति में देखते हैं पहला कारक है हमारा अक्षांशीय स्थिति। अगर मान लीजिए ये शून्यांश अक्षांश है, ये क्या है, शून्यांश अक्षांश है। पहले इसे समझ लीजिए, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये है भूमध्य रेखा। ये जो है 23.5 अंश अक्षांश है, इसे कहते हैं कर्क रेखा। और आप सभी जानते होंगे ये जो है ये जो है क्या है, मकर रेखा। ये जो है मकर रेखा। अब देखिए ये 23.5 अंश अक्षांश है। जो रेखाएं इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, ये जो मैं रेखा खींचा हूं अभी, इसे कहते हैं हम अक्षांशी रेखा, अक्षांश रेखा।
अब ये जो क्षेत्र है ये ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है, ये भी क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र है। अब देखिए मान लीजिए अक्षांशीय स्थिति कैसे प्रभावित करता है, इसको यहाँ इस डायग्राम से जब समझेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये सूर्य है मान लेते हैं, तो सीधा सीधा इसका जो प्रकाश है यहाँ सीधा लंबवत पड़ता है, यहाँ क्या पड़ता है, लंबवत पड़ता है। इसलिए कर्क रेखा के आसपास जो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र है यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ गर्मी पड़ता है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मान लीजिए ये क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र है। तो इस ध्रुवीय क्षेत्र की ओर बढ़ते जाएंगे तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में देखिए इस तरह से बढ़ता जाएगा भाई, इस तरह से आप देखेंगे तो कम होता जाएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इधर तापमान क्या पड़ता है, कम पड़ता है। तो सीधा सीधा बात यह है कि सूर्य का जो ताप है, जो सूर्य ताप है ये जो है क्या है, ये अक्षांशीय स्थिति से निर्धारित होता है। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि देखिए भूमध्य रेखा के आसपास ये सीधा लंबवत पड़ा और लंबवत पड़ने के कारण जो है यहाँ गर्मी अधिक पड़ी, क्योंकि गर्म होगा। और जैसे ये ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, जिस वजह से इधर तापमान क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से अक्षांशीय स्थिति निर्भर करता है सूर्य ताप के वितरण पर। तो ये जो है अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करता है। ये पहला कारक आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट है, भूमध्य रेखा को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है भूमध्य रेखा को। और ये जो तीनों रेखाएं हैं, ये पहला जैसे देखिए ये क्या है, 23.5 अंश मकर रेखा, बीच में भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ये भी आपको पता होगा। और ये जो तीनों रेखाएं हैं, कर्क, भूमध्य और मकर रेखा, ये अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी ग्रुप डी कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है, वो अफ्रीका महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अपना देश भारत की स्थिति देखिए, भारत की स्थिति देखते हैं। अभी तो आप देखिए भारत क्या है, भारत के बीचों बीच आप यहां देखेंगे तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा है। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, ये मैप में देख सकते हैं, बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। और चूंकि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट देती है, भारत को क्या कर देती है, 2 भागों में बांट देती है। और दक्षिण वाला जो क्षेत्र है भारत का, ये उत्तर क्षेत्र, ये दक्षिण वाला जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और उत्तर जो है कर्क भूमध्य रेखा से दूरी होने के कारण, भूमध्य रेखा से नजदीक है भारत का दक्षिण क्षेत्र, 2 भाग में बटा हुआ है। दक्षिण क्षेत्र देखें तो भूमध्य रेखा से नजदीक है, इसलिए यहाँ तापमान अधिक होता है, और ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता है। तो इसलिए यहाँ ठंडा थोड़ा सा उतना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ता उत्तरी क्षेत्र में जाएंगे तो इस तरह से तो भारत की स्थिति थी। अब चलिए देखते हैं समुद्र तट से दूरी, दूसरा है समुद्र तट से दूरी। ये समुद्र तट से दूरी कैसे प्रभावित करता है, तो देखिए समुद्र तट के क्षेत्र, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, इसके आसपास आप देखेंगे जो समुद्र तटीय पास में जो क्षेत्र होगा, समुद्र तट के पास जो क्षेत्र होगा, यह जो है समताप पाया जाएगा। यहाँ क्या होगा, समताप होगा। और समुद्र तट से जैसे दूरी की ओर बढ़ेंगे तो यहां विषम होगा, यहां तापमान क्या होगा, विषम होगा। क्यों समताप, समताप का मतलब क्या है कि औसतन जो है सर्दी और गर्मी के दिनों में तापमान में जो अंतर है वो क्या होता है, औसत तापमान का अंतर क्या होता है, कम होता है। सर्दी और गर्मी के दिनों में औसत जो तापमान होता है उसका अंतर कम पाया जाता है, किस एरिया में, समुद्र तटीय क्षेत्र में। और दूरी में बढ़ते जाएंगे तो ये जो औसत तापमान है ये क्या हो जाता है, थोड़ा इसमें कम पाया जाता है, इसमें अधिक पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जलवायु अलग पाया जाएगा, यहाँ तापमान अलग होगा। समुद्र तट से जो दूर होगा उसमें अलग अलग ऋतुओं के अनुसार जो है हमारे जो तापमान है, मौसम है, जलवायु हम देखते हैं, तो ये जो है तापमान हमारा उस स्थिति में क्या हो जाएगा, बदलता हुआ दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए शीत ऋतु में हम लोग को, क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्र से हम देखें अपने को, तो जो समुद्र तट से दूर हैं वहाँ पे शीतकाल में देखेंगे तो क्या है, अपने भारत देश में भी देखिए कि जो दूरी है समुद्र तट से दूर है, उस क्षेत्र में अगर हम देखें तो शीत ऋतु में ठंडी, गर्मी में गर्मी, इस तरह से अलग अलग, बरसात के मौसम में अलग, तो इस तरह से ऋतु अलग अलग पाया जाता है, मतलब तापमान जो है वहाँ पर अलग अलग होगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, आपको क्लियर हो गया ये। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है, बहुत जब बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चूंकि पानी, अगर जल की बात करें, समुद्र में पानी है
पानी क्या होता है, देर से गर्म होता है। क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जबकि धरातल का जो स्वभाव है वो धरातल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। इसी कारण से समुद्र तट के आसपास जो क्षेत्र होते हैं वहां समताप पाया जाता है, सम जलवायु, और यहाँ विषम जलवायु। समझ में आ रही बात है? ये इतने क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको, सॉरी चलिए ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं धरातल से ऊंचाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। धरातल से ऊंचाई की बात करें तो धरातल से जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे हम, धरातल से जितनी ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तो 165 मीटर अगर हम बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम पे टिक कर लेंगे। 3 क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। देखिए इसमें पानी का स्वभाव कैसा होता है, ये भी आपके व्यापम में पूछा गया एग्जाम है। बहुत सारे एग्जाम में मैं देखा हूँ, एसएससी आपके चाहे वो बैंक हो, पानी का स्वभाव कैसा होता है बहुत सारा पूछा जाता है कि देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। धरातल से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ देखेंगे आप, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि धरातल देर से पानी देर से गर्म, देर से ठंडा, धरातल जल्दी गर्म, जल्दी ठंडा होता है। इसी कारण से ये जो हम लोग तापमान में अंतर देखते हैं, ये समुद्र तटीय क्षेत्र और दूर के क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से धरातल से ऊंचाई की ओर जब हम बढ़ेंगे तो 165 मीटर जैसे बढ़े वहां 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 165 मीटर धरातल से ऊंचाई की ओर जब बढ़ेंगे तो कितना तापमान कम हो गया हमारा, -1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो गया, कम हो गया हमारे पास। अब चलिए देखते हैं कि धरातल, आप मान लीजिए धरातल से ऊंचाई कैसे प्रभावित करता है जलवायु को। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर आप समझेंगे, ये मान लीजिए ये वायुमंडलीय परत है, तो ये क्षोभ मंडल कहते हैं नीचे को। इसमें जो है क्या है, विभिन्न प्रकार के जल वाष्प, गैसें, धूलकण, ये आदि क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। किसमें, ये जो वायुमंडलीय जो परत है, ये वायुमंडलीय परत जो बता रहा हूं, नीचे परत, वायुमंडलीय परत के नीचे की अगर हम बात करें, ये क्षोभ मंडल की बात करें, तो इतने सारे चीज यहाँ विद्यमान रहते हैं। तो पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण होता है, पृथ्वी से जो चीज विकृत होता है उसको क्या करते हैं, अवशोषित कर लेता है। ये क्या, वायुमंडल का निचला परत जो क्षोभ मंडल है, इसको किस नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल है। और जैसे इसके ऊपर बढ़ेंगे समताप मंडल, फिर आयन मंडल, इस तरह से। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आयन मंडल कहाँ है या कितनी ऊंचाई में है, और समताप मंडल के ऊपर है कि नीचे है, ये सारे चीज भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, समताप मंडल से ऊपर है आयन मंडल, समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर में स्थित है। तो ये सारा चीज आप ध्यान रखेंगे, इसे मैं अगला वीडियो में बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा, क्षोभ मंडल, ये जो नीचे जो परत है ये क्या करती है, ये अवशोषित कर लेती है, जिस कारण से ऊपर का तापमान क्या हो जाता है, कम रहता है, और धरातलीय सतह पर तापमान अधिक रहता है। इसी कारण है कि जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, यही कारण है कि तापमान क्या हो जाता है, कम होते जाता है। तो लोग जो है पहाड़ियों पर जाना पसंद करते हैं, जैसे शिमला, मैनपाट, इस तरह से जो पहाड़ी है उस क्षेत्रों पर लोग क्या पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं। तो ये हो गया धरातल से ऊंचाई। अब देखिए वायुदाब देखते हैं, वायुदाब की स्थिति क्या है। वायुदाब का संबंध सीधा किससे है, तापमान से है। वायुदाब का संबंध किससे है, सीधा तापमान से है। तो तापमान से विपरीत संबंध है, ध्यान रखिएगा। जैसे वायुदाब अगर कम हुआ, ध्यान रखेंगे, तो तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और वायुदाब अगर अधिक हो गया, जस्ट विपरीत है, उल्टा कर दीजिए, अगर वायुदाब अधिक हो गया तो तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह भी प्रभावित करेगा, जैसे हवा। अब मान लीजिए ये जो है क्या है, वायुदाब क्या होता है, उच्च वायुदाब से। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। वायुदाब हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। उच्च वायुदाब से कहां, निम्न वायुदाब की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब देखिए निम्न वायुदाब मतलब क्या है, जैसे एक सामान्य देखते हैं, किसी भी स्थान का जो ये पवन है, हवा है, ये गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। ये गर्म होकर क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती हैं। ये जो हवाएं हैं, ये जो हवाएं क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठ गई। किस ओर उठ गई, ऊपर की ओर। अब इसे ये क्या हो जाती है, फिर यहाँ पे विरल हो जाती हैं। तो यही कहलाता है निम्न वायुदाब। क्या कहलाता है, निम्न वायुदाब। तो फिर दूसरा हवा आएगा यहाँ पर,
उच्च वायु दाब फिर इस निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होगी, इधर उच्च वायु दाब है, मान लो ये उठ गया ऊपर, तो ये इसको पूरा करने के लिए यहाँ जाएगी, तो इस तरह से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। ये समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वायु दाब कैसे प्रवाहित होती है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। और निम्न वायु दाब क्या है कि हवाएं जो है क्या होती हैं, गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, तो विरल हो जाती है वहां पर। तो ये समझ में आ गया आपको। अब चलिए देखते हैं हिमालय पर्वत की स्थिति। अब क्या देखते हैं हम लोग, हिमालय पर्वत की स्थिति। हिमालय पर्वत किस तरह से प्रभावित करता है, चलिए देखते हैं। अब हिमालय पर्वत की स्थिति अब देखते हैं। अभी हमने देखा, जैसे मान लीजिए ये अपना इंडिया की स्थिति में देखते हैं, मैप से देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए यहाँ तक ऐसे देख लीजिए, ये वाला जो क्षेत्र है आप सभी जानते हैं, ये हिमालय का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिमालय पर्वत। अब हिमालय से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये ये क्या है, मध्य एशिया से, क्या मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं उसको भी रोकती है, और दक्षिण पश्चिम से जाने वाली मानसूनी हवाओं को भी रोकती है, जिससे हमारे भारत में वर्षा भी होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हिमालय का। एक चीज़ बता दूं, इसमें हिमालय को इसलिए थोड़ा सा अलग हाईलाइट करके बता रहा हूं कि बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी व्यापम में भी देख लीजिए आप, ये नवीन वलित पर्वत है। सबसे पहला चीज़ तो ध्यान रखिए, ये नवीन वलित पर्वत है। ये क्या है? ये नवीन वलित पर्वत है, और ये पूर्व में टेसित सागर था। क्या था? टेसित सागर था। ये भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। इसमें हिमालय के अलग अलग भाग हैं, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दून कहाँ पाया जाता है। इसमें मैं जीके जीएस में आपको जो प्रैक्टिस कराए हैं उसमें भी आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो ये हिमालय पर्वत की स्थिति है, वर्षा के भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। ये नवीन वलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है। पूर्व में क्या था? ये टेथिस सागर था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए मैं ये कहूँगा, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, बैंकिंग हो, चाहे विभिन्न स्टेट के एग्जाम हो, तो उसमें ये हिमालय पर्वत को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन रहा है। अब देखिए, जो बीच में बात किए थे हम लोग की कर्क रेखा है, ये बीचों बीच। तो ये वाला भाग दक्षिण, ये वाला भाग उत्तर। शुरू में बता चुका हूं मैं, दक्षिण जो है भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण यहाँ गर्मी पड़ती है, और भूमध्य रेखा से दूरी होने के कारण यहाँ उतना गर्मी नहीं पड़ती उत्तर भारत में। मतलब क्या है, जलवायु तापमान क्या है, बदल जाता है, और ऋतुएं भी बदल जाती है। शीत ऋतु में ऊपर उत्तर भारत की तरफ देखेंगे तो अलग अलग क्या पाया जाता है, तापमान पाया जाता है। मतलब तापमान कम ही रहेगा सीधा सीधा, क्योंकि भूमध्य रेखा से क्या है, उत्तर की ओर दूरी है। तो ये हो गया आपका हिमालय पर्वत की स्थिति। तो हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोक करके दक्षिण पश्चिम से चलने वाली जो मानसूनी पवनें हैं, इसे रोक करके भारत में वर्षा कराने का भी काम करती है, ठंडी पवनों को भी रोकती है। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली भी ठंडी पवनें हैं, उसे भी रोकने का काम करती है। तो हिमालय पर्वत हमारे लिए एक वरदान है भारत के लिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और मौसम पर ही आधारित रहते हैं हम लोग। बरसात पर आधारित है, जैसे मौसम है, जैसे वर्षा होती है, वैसी हमारी अर्थव्यवस्था उस पर डिपेंडेंट रहती है। क्योंकि कृषि है तो कृषि कार्य किससे होती है, हमारी बारिश से ही होती है, वर्षा से ही होती है। अब चलिए देखते हैं मानवीय कारक। तो मानवीय कारक सिंपल चीज़ है, इसमें कोई बहुत सारा चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है। मानवीय कारक में अगर आप देखेंगे तो मानवीय कारक ऐसा है कि मानव के द्वारा बहुत सारे गतिविधि किया जा रहा है, जैसे औद्योगिकीकरण हो गया, तो वनों को काटना, ये बहुत सारा चीज़ प्रभावित करता है, भूमंडलीकरण को बढ़ाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मानवीय कारक है, और मानवीय कारक उतना ज़्यादा वो नहीं है, आप स्वयं से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में, इतना ही। आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आपका मैथ्स का लगातार कंटिन्यू वीडियो जारी हो रहा है, और इस वीडियो को आप जो है आप प्ले लिस्ट में भूगोल में जाकर के देखेंगे। ये पर्टिकुलर कोई विशेष आपका अध्यापन जो कराया जा रहा है, प्रैक्टिस जो करा रहा है, विशेष कराया जा रहा है जो विशेष एग्जाम के लिए, उसमें नहीं मिलेगा। ये जो भूगोल का प्ले लिस्ट बना है उसमें आप जाकर के जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।